राइट। 10 जनवरी 2026 की न्यूज़ कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी हैं। ये एक ईडी ने एक रेड मारी थी आईपैक कंपनी के हेडक्वार्टर्स पर। ये आईपैक कंपनी एक कोल स्कैम से रिलेटेड स्कैम में इसका कुछ हाथ था। गोल्ड स्मगलिंग एंड कोल स्मगलिंग उससे रिलेटेड कुछ था। तो उसमें एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर उसके ऑफिस में जाके किस तरह से फाइल्स को लेकर जाती हैं, क्योंकि ये आईपैक कंपनी ये एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है जो कि टीएमसी एंड डीएम के जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है उनके लिए काम करती है। तो चीफ मिनिस्टर का कहना ये था कि हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स के नेम और स्ट्रेटजी वगैरह इस कंपनी में थी, इसलिए मैं गई थी वहाँ पर, अपनी फाइल्स को लेकर आई। और ईडी को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि जाके ऐसे ही किसी भी ऑफिस में जाके रेड कर देती हैं। तो ये वही है कि माई एजेंसी वर्सेस माई पुलिस का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं पुलिस इज़ ए स्टेट सब्जेक्ट और ये ईडी एजेंसीज़ वगैरह हैं, ये काम करती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स पे। यूपीए गवर्नमेंट जब कांग्रेस की सरकार थी तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये सीबीआई एक केज्ड पैरट की तरह है, एक तोता जब भी बोलता है जब उसका मास्टर कहता है उससे। तो बस यही इशू है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं उनको किस तरह से इन्वेस्टिगेट करना है, नहीं करना है, ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्योंकि अब बंगाल में चुनाव आ रहा है तो इनका मानना है कि एक तरह से पॉलिटिकल वेंडेटा की तरह इसको यूज़ किया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये मानना है पॉलिटिकल चुनाव के टाइम पे मतलब इलीगल एक्टिविटीज़, मनी लॉन्ड्रिंग, ये एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो यही एक सही समय होता है जहाँ पर इन एजेंसीज़ का यूज़ किया जाए। हालांकि ये जो आईपैक कंपनी है ये पॉलिटिकल वेंडेटा के बेसिस पे नहीं इस पर रेड की गई थी। ये 2020 का एक केस था, उससे रिलेटेड ही कुछ सबूत मिले थे, उसके बेसिस पे आईपैक उस पर रेड मारी गई थी। तो उसके लिए ये ममता बनर्जी हैं, ये प्रोटेस्ट लीड कर रही हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये प्रोटेस्ट लीड कर रही हैं। ये सारे धर्म के लोग हैं, ये दिखाने के लिए कि हाँ इट इज़ अ सेकुलर प्रोटेस्ट, मतलब सारे धर्म पंथ के लोग इस जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ईडी ने जो किया है वो रॉन्ग है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये रेड है, डिमॉन्स्ट्रेशन है। नेक्स्ट न्यूज़ पे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं जाते हैं इसमें। नेक्स्ट है ये माघ बिहू फेस्टिवल है, ये असम में मनाया जाता है। इसको भोगाली बिहू के नाम से भी जानते हैं। ओके। और इसमें एक उरुका नाम का एक वो होता है कम्युनिटी फीस्टिंग, मतलब सभी लोग खाना खा के साथ में बैठ के खाना खाते हैं, उसको उरुका बोलते हैं। तो ये टर्म यूपीएससी के पर्पज़ से पता होना चाहिए। माघ बिहू फेस्टिवल अदर एग्जाम्स यूपीएसआई के लिए ये ज़रूरी है कहाँ पे मनाया जाता है। ये असम में मनाया जाता है। ये एक तरह से हार्वेस्ट फेस्टिवल है। जैसे अब सर्दियाँ ख़त्म होंगी तो फसल की कटाई होगी तो उसको हार्वेस्ट बोलते हैं। तो हर एक जगह पर अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। जैसे इंडिया में मकर संक्रांति, नॉर्थ इंडिया में फिर पोंगल, साउथ में फिर लोहरी, पंजाब में बैसाखी, ओणम केरला में, इस तरह की चीज़ें ये मनाई जाती हैं। ओके, तो उसी की प्रिपरेशन है। माघ बिहू याद रखना असम का है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने की कुछ स्कीम्स हैं, जैसे महतारी वंदन योजना। ये पूछी जा सकती हैं। महतारी, MAH तारी, महतारी माता को बोलते हैं, है ना, माताओं की वंदन योजना है। प्लस नेक्स्ट है तेंदु पत्ता संग्रहण दर, मतलब प्रतिमानक बुरा है 5500। तेंदु पत्ता मतलब ये तेंदु लीव्स होती हैं जो ट्राइबल लोग यूज़ करते हैं, बेचते हैं, कई सारे प्रोडक्ट इसके बनते हैं, तो उससे रिलेटेड है। प्लस नेक्स्ट एक जो ज़रूरी है वो है श्री राम लला अयोध्या धाम दर्शन योजना। ये छत्तीसगढ़ की सरकार चला रही है कि जो भक्त हैं उनको निःशुल्क यात्रा करवाई जाए, राम मंदिर के दर्शन करवाए जाएँ। तो श्री राम लला अयोध्या धाम दर्शन योजना और ये महतारी वंदन योजना, इन दोनों के नाम याद रखें। स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं उसमें ये पूछे जा सकते हैं। फिर ये वर्ल्ड बुक फेयर है, ये न्यू दिल्ली में ही होता है। जनरली इधर उधर हो जाता है लेकिन इस बार न्यू दिल्ली में हो रहा है। चीफ गेस्ट श्री धर्मेंद्र प्रधान जी रहेंगे, ये एजुकेशन मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है इसकी जो थीम है एक तरह से ये है व्हेन सिटीजन्स रीड, जब सिटीजन, हमारे देश का सिटीजन वो पढ़ते हैं, द कंट्री लीड्स, ऐसा करके इन्होंने बोला। ओके, तो इसका याद रखना। वर्ल्ड बुक फेयर कहाँ पे हो रहा है? अच्छा, ये है थीम, सॉरी, ये है इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री, वेल्लोर एंड विजडम। पार्डन मी, दिस इज़ नॉट दी थीम, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बोला है इसको, ये आपको याद रखना है। इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री, वेल्लोर एंड विजडम एट 75, ये है इसकी थीम, रिमेंबर दिस। ओके,
और ये न्यू दिल्ली में होगा, इतना याद रखें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये हमारे शक्तिकांत दास हैं। ये हमारे अभी के वो जो रिटायर्ड आरबीआई गवर्नर हैं, अभी के जो गवर्नर हैं उनका नाम है संजय मल्होत्रा जी। ये नाम याद रखिएगा, 26 में आरबीआई के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा जी। उन्होंने बोला है कि इंडियन गवर्नमेंट जो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल में इनसिक्योरिटीज़ हैं उनके लिए काम कर रही है ऑटोमेटिकली। तो इसने बोला है कि जो चेंज वर्ल्ड ऑर्डर जो चेंज हो रहा है उसमें इंडिया का स्टैंड क्लियर है। हम कोऑपरेटिव एंड रूल बेस्ड ग्लोबल सिस्टम चाहते हैं। ओके, सारे देश कोऑपरेटिव करके रहें और जो इंटरनेशनल रूल्स हैं वो फॉलो किए जाएं। प्लस सेम बोला है इन्होंने, इंडिया ने ये भी बोला है कि इंडिया की जो प्रोटेक्टिवली फॉरेन पार्टनरशिप्स हैं इसको नेशनल इंटरेस्ट के लिए हमको सिक्योर करना है। नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि जो मल्टीलेटरलिज्म है वो इसको साइडलाइंड किया जा रहा है जियो पॉलिटिकल राइवलरीज में, और प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है, फ्रेगमेंटेशन बढ़ रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं देश में, तो इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो किस फील्ड में सबसे ज़्यादा पड़ेगा? सेमीकंडक्टर्स के फील्ड में, रेयर अर्थ मिनरल्स के फील्ड में, एनर्जी, फार्मास्यूटिकल, इन सारी वनरेबिलिटीज़ के फील्ड में, मतलब इन सारी फील्ड में दिक्कत आने वाली है। तो इन्हीं वनरेबिलिटीज़ पे इंडिया को काम करना है ना। इंडिया की इकोनॉमी इन्होंने बोला है कि ऑलरेडी 8.2% से Q2 में ग्रो की है। इंडियन गवर्नमेंट ने, मैंने बताया था 7.4% इस साल ग्रो करेगी। फिर मैंने बताया था यूएन देसा ने बोला है 7.2% ग्रो करेगी। तो ये सारी चीज़ें बोली हैं कि इन अनसर्टेनिटीज़ के बाद भी हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छे से ग्रो करने वाली है। और आत्मनिर्भरता को इन्होंने फिर से एक्सप्लेन किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आइसोलेशन चाहते हैं वर्ल्ड से, बट हम ये बनना चाहते हैं, हम रेजिलियंट हों और कॉम्पिटेंस हों कि अपनी इकोनॉमी को सस्टेन कर सकें पूरे वर्ल्ड में। अगर कोई भी ग्लोबल डिसरप्शंस आ रहे हैं तो हमारी इकोनॉमी सिक्योर रहे, इसके लिए हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। सेल्फ रिलायंस, ओके। जो हमारी ओवर रिलायंस है, हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से, तेल इंपोर्ट करते हैं गल्फ से और इधर उधर से, रशिया से, तो वो आत्मनिर्भरता हमारी ख़त्म हो, वो निर्भरता हमारी ख़त्म हो जाए, हम आत्मनिर्भर बने। तो ये शक्तिदास ने बोला है। प्लस हुमायूं का टूम दिल्ली में है, बस इतना पता होना चाहिए। इसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया जा रहा है। इसमें कुछ टर्म्स हैं, जैसे ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है दिल्ली में। इसमें जाली वर्क, जो जालियाँ रहती हैं ना, वो वर्क है। प्लस ये एक है चीनी खाना। चीनी खाना क्या होता है कि एक मतलब फाउंटेन्स और प्लांट्स के पैटर्न वगैरह ऐसा, मतलब खिड़कियों पे मार्बल का वो बना देते हैं तो उसका ज़मीन पे दिखाई देता है पैटर्न्स, तो उसको ये बोल देते हैं। पैटर्न्स मार्बल के बना देते हैं जिसमें फाउंटेन्स भी दिखें, थोड़े से प्लांट्स भी दिखें, तो वो नेचुरल लाइट वॉश होके आती है तो ज़मीन पर फ्लोर पर दिखती है। इट्स लाइक दैट। तो हुमायूं का टूम पूछ सकते हैं कहाँ है, ये न्यू दिल्ली में है। और ये हुमायूं कौन था? ये अकबर के डैडी थे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यूपीएससी ने एक नया रिफॉर्म किया है। अब जब भी पेपर देने जाओगे तो आपको फेस ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा वेन्यू पे, है ना। इससे जो प्रोसेस है वो स्मूथ हो जाएगा एग्जामिनेशन का, चीटिंग वाले पकड़े जाएंगे अगर इधर उधर कोई पेपर दे आता है तो। ये सारी चीज़ें हैं, बस इतना ध्यान रखना, फेस ऑथेंटिकेशन के लिए तैयार रहना। पेपरवा के बारे में मैंने बताया था, अभी इंटरनेशनल महोत्सव किया गया है वहाँ पे, पेपरवा के जेम्स वगैरह को दिखाया गया था क्या क्या मिला है। ये सारे जेम्स हैं जो पेपरवा पे गड़े हुए मिले थे, ओके। और इसके बारे में मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई थी, मैं फिर से बता देता हूँ। बुद्धा का डेथ हुई थी कुशीनगर में। इनके जो रेलिक्स थे इनको जलाया गया था, क्रीमेट किया गया था, तो उनको 8 पार्ट में डिवाइड किया गया था और 8 किंगडम्स में भेज दिया गया था, जिसमें से शाक्य क्लान का एक किंगडम था कपिलवस्तु में, वहाँ पर भी एक पार्ट आया था और वहाँ पे इनको गाड़ दिया गया और एक स्तूपा वहाँ पे इरेक्ट कर दिया गया था। इसको शरीर स्तूपा बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। तो जैसे वो स्तूपा इरेक्ट किया तो अशोक के टाइम पे 3rd सेंचुरी BC में अशोक आए। अशोक ने पेपरवा स्तूपा को रीबिल्ड किया, है ना, फायर ब्रिक्स के साथ। जेम्स और रेलिक्स वगैरह कॉन्सिक्रेट किए और रेलिक्स जो पहले से ही गाड़ रखे थे उनमें और रेलिक्स इन्होंने गाड़ दिए। सॉरी। नेक्स्ट अगर बात करें और रेलिक्स गाड़ दिए, 1990s में अशोका का मॉन्यूमेंट डिस्कवर कर लिया गया था, लुम्बिनी के पिलर की हेल्प से इसको मिला था। ये विलियम कैक्सटन पेप्पे, इसने खुदाई करवाई थी पेपरवा पे। इसका नाम बहुत ज़रूरी हो जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, ओके। क्योंकि जैसे हड़प्पा पे कहाँ खुदाई हुई, यहाँ पे कहाँ खुदाई हुई, वैसे ही पेपरवा पे जो खुदाई की गई थी कैक्सटन पेप्पे, विलियम कैक्सटन पेप्पे ने खुदाई करवाई। तो इनको 18 फीट नीचे जाके एक स्टोन स्लैब के अंदर एक कॉफर मिला था जिसमें बहुत सारे 5 तो स्मॉल वेसल्स मिले थे बर्तन टाइप के,
प्लस बुद्धा के रिमेन्स मिले थे इनको, 1800 से ज़्यादा जेम्स मिले इन्हें। इनको कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, 5-6 पार्ट, तो 1/5 पार्ट ये अपने साथ ले गए। फिर कहीं पे इनको दान भी कर दिया। ये देख रहे हो, किंग रामा 5 ऑफ सायामीज मोनार्क, है ना, तो इनको दे दिए। यही सारी चीज़ें थी, म्यूजियम में रख दिए। 1/5 को ये अपने साथ ले गए। तो यही सारी चीज़ें हैं, तो इनको वापस लाया जा रहा है धीरे धीरे करके। और उसके बाद दोबारा से खुदाई हुई तो कुछ हड्डियाँ भी मिली थी, है ना, ऐसा माना जाता है कि बुद्धा की हड्डियाँ रही हों। तो वो सारे बताए गए थे। तो पिपरवाह बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत ज़रूरी हो जाती है पिपरवाह की साइड। ये दिल्ली में एग्जीबिशन हुई थी जहाँ पे मोदी गया था देखने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। एग्जीबिशन कहाँ हुई थी? दिल्ली में। इनको शोकेस किया गया था बिशन। आई होप कि आप पुराना वीडियो देख सकते हैं, बट यही सारी चीज़ें मैंने बताई हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं उसमें भी। टेंट सिटी की बात कर लेते हैं। 2023 में टेंट सिटी इस्टेब्लिश की गई थी वाराणसी में। इस तरह के टेंट के तंबू वगैरह के घर बना दिए गए थे यमुना किनारे, ठीक है, गंगा किनारे, बेसिकली यमुना किनारे नहीं, बनारस में गंगा बहती है, जस्ट रिमेंबर दिस। तो 2023 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसको क्या किया, पहले इस्टेब्लिश कर दिया प्राइवेट कंपनियों ने मिलके, उसके बाद क्लियरेंस मांगा था एनवायरनमेंट का, तो इसको पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस बोलते हैं। तो मजबूरी में देना पड़ा भाई, प्रोजेक्ट तो बन चुका है। फिर कुछ लोग एनजीटी चले गए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, बोले कि ये एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के खिलाफ है। तो अभी एनजीटी ने फैसला किया है कि हाँ, ये एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस जो दी गई हैं, ये एनवायरनमेंट जो कंजर्वेशन के एफर्ट्स हैं उनके अगेंस्ट जाता है, वॉयलेट करता है एनवायरमेंटल लॉज को, ये बोला है इन्होंने। क्लियर है कि नहीं? जो गंगा का हम रेजुवनेशन मिशन चला रहे हैं 2016 से, उसके भी एफर्ट्स को ये कमज़ोर कर देता है। जो कछुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वाराणसी में, कछुआ के बिल्कुल बगल में ही ये टेंट सिटी बना दी है, तो उनके कंजर्वेशन एफर्ट्स को डाउनग्रेड कर देता है। प्लस यहाँ पर लोग रहेंगे, 1000 लोग भी रुके हुए हैं, तो 1000 लोगों का जो मलमूत्र है, जो प्लास्टिक वगैरह जो कचरा है, वो सब गंगा में ही बहाया जाएगा। तो उससे भी बहुत सारी दिक्कत आ सकती हैं, फ्लोरा एंड फोना का हार्म पहुंच सकता है। तो टेंट सिटी याद रखना, ये करंट अफेयर्स हुआ करता था पहले, अब भी रहेगा क्योंकि ये बनारस में है। प्लस चिल्लई कलान बोलते हैं इस चीज़ का नाम याद रखना। ये शीत लहर है, सीवियर कोल्ड, ये जम्मू कश्मीर में आती है तो इसको चिल्लई कलान बोल देते हैं। डल लेक इसमें जम जाती है, तो ये वही बर्फ़ लेके दिखा रहा है, इसके हाथ में है, ये देखो डल लेक जमी हुई है। ओके, तो जो लोग घूमने जाना चाहते हैं जा सकते हैं, बट इमेच्योर ड्राइवर्स न जाएं, प्रोफेशनल ड्राइवर्स को लेके जाएं, क्योंकि सड़क पे जो बर्फ़ जमी रहती है, जब भी कोई गाड़ी वहाँ से गुजरती है तो ब्रेक काम नहीं करते, बर्फ़ के ऊपर गाड़ी फिसली चली जाती है और आप एक खाई में जाके गिर सकते हैं। आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, आप सीधे ही मर जाएंगे पूरे परिवार को अगर लेके जाते हैं तो। ओके, तो बहुत ही सावधानी से जाने की ज़रूरत होती है। प्लस ऐसा वहाँ घूमने का कुछ रहता नहीं है, सारी चीज़ें बंद रहती हैं, मार्केट्स लगते नहीं हैं, वेयर विल यू गो। तो सीवियर विंटर्स में न जाएं, लेकिन हाँ ऐसा है समर्स में जाया जा सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक नेशनल आईईडी डाटा मैनेजमेंट सिस्टम ओपन किया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किया है। ओके, इसको इस्टेब्लिश कहाँ किया जाएगा? जो एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का गैरिसन है मानेसर हरियाणा में, वहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। 1999 के बाद से जो आईईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस जो घर पे बनाते हैं उनको आईईडीज़ बोलते हैं। जैसे मैं घर पे बैठा हूँ, मैं कुछ बम बना लूँ प्लास्टिक लगा के, जो भी है, और फिर मैं जाके कहीं पर फट जाऊँ, तो इस तरह के एक्सप्लोसिव डिवाइस को आईईडी बोला जाता है। तो 1999 से जितने भी ब्लास्ट हुए हैं उनका ये डाटा रखेंगे और इसको स्टोर किया जाएगा। प्लस इसमें बहुत सारे अच्छे काम हो जाएंगे, जैसे क्या मोडस ऑपरेंडी रहा, किस तरह का बम है, किस तरह की डिवाइस, किस तरह का डेटोनेटर यूज़ किया गया है एक जगह पे, अगर कहीं पे दूसरे में भी वहाँ सेम चीज़ें यूज़ की गई हैं तो इसको पता किया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है लोगों को, है ना। प्लस बाकी की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ तो ये दिया ही जाएगा। आईईडी रिलेटेड डाटा भी शेयर किया जाएगा। वन ऑफ इट्स मेन फंक्शन इज़ सिग्नेचर लिंक, ये मैंने बता दिया आपको, लिंक इस्टेब्लिश करता है कि कहाँ पे क्या अटैक हुआ, है ना। तो ये सारी चीज़ें बताएगा, ये अच्छा है डाटाबेस, तो इससे मतलब नेशनल सिक्योरिटी में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं गोल्ड ईटीएफ। मैंने चांदी के बारे में बताया था कुछ दिन पहले, तो गोल्ड के भी प्राइसेस सोर कर रहे हैं, ठीक है। ये ईटीएफ क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स बोलते हैं इनको, एक म्यूचुअल फंड टाइप का होता है ये। ईच ईटीएफ एक अमाउंट ऑफ गोल्ड के बराबर होगा, जैसे 1 ईटीएफ एक सर्टिफिकेट होता है ये, है ना। ओके, इस पर लिखा होगा भाई, ये है ईटीएफ ऑफ गोल्ड
ये है 1 ग्राम ऑफ गोल्ड के बराबर है। तो इसकी जो 1 ग्राम सोने की कीमत होती है वही तुम्हारे सर्टिफिकेट की कीमत होगी। अगर मान लो अभी 10,000 रुपये का 1 ग्राम सोना मिल रहा है, आगे चल के 11,000 का मिलने लगा, तो 1,000 रुपये का फ़ायदा तुम्हें ऑटोमेटिक हो जाएगा। तुम्हें फिजिकल गोल्ड रखने की अपने पास ज़रूरत नहीं है, आप ये सर्टिफिकेट परचेज कर सकते हो। तो आप कहोगे क्या ये फिजिकल फॉर्म में होगा, कागज़ की तरह में मिलेगा? नहीं, कागज़ की तरह मिल भी सकता है अगर आप चाहो तो, नहीं तो ये डीमैट फॉर्म में भी होता है। डीमैट, डीमटीरियलाइज्ड फॉर्म इसको बोलते हैं, मतलब ये ऑनलाइन हो सकता है। ओके, बैंक वैंक से आप कर सकते हैं इसको। तो इसके पैसे बढ़ रहे हैं ऑटोमेटिकली, मैंने आपको बताया था क्यों बढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज इन द वर्ल्ड, दे आर इंक्रीजिंग, तो पीपल हैव नो फेथ इन देयर ओन करेंसीज एंड अदर वर्ल्ड इकोनॉमीज, सो दे आर इन्वेस्टिंग इन मटीरियलिस्टिक आइटम्स। जैसे गोल्ड खरीद लिया, वो वैल्यूबल आइटम्स खरीद लिए, उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनकी कीमत नहीं कम होगी। हो सकता है किसी की इकोनॉमी में और दिक्कत आ जाए, इन्फ्लेशन बढ़ जाए, तो हो सकता है उसकी वजह से आपके इन्वेस्टमेंट ख़राब हो जाए। लेकिन गोल्ड की प्राइसेस और सिल्वर की प्राइसेस हैं ये बढ़ने वाली हैं। जैसे मैंने चांदी के बारे में बताया था कुछ दिन पहले, वैसे ही मैं गोल्ड के बारे में बता रहा हूँ। तो एंटायर वर्ल्ड इस समय गोल्ड परचेज कर रहा है, लोग परचेज कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि युद्ध हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वर्ल्ड की इकोनॉमी खतरे में जा सकती है, रिसेशन में भी जाने के चांसेस है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ईरान में 1979 में रिवॉल्यूशन हुआ था, इस्लामिक रिवॉल्यूशन इसको बोलते हैं। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें प्रॉमिस की थी, बट वो ये रिफॉर्म्स वगैरह कुछ कर नहीं पाए, और इस्लामिक रिजीम को इम्पोज किया गया, फीमेल के फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ, उनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार हुए, उनकी सारी फ्रीडम्स छीन ली गई। ओके, फिर धीरे धीरे करके इन्होंने इकोनॉमिक जो वादे किए थे वो भी फेल हो गए। अभी इस समय इन्फ्लेशन चल रहा है 52%। ओके, जो चीज़ है इस महीने मान लो 10 रुपये का कोई आइटम मिल रहा है, अगले महीने 15 का मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा हो गया। प्लस इनका जो डॉलर है, $1 में पहले इनके 8 लाख रियाल मिलते थे 1 जनवरी 2025 को, 1 साल बाद ही अब ये 14 लाख हो गए, समझ रहे हो? 2 गुना मतलब प्राइस वो हो गया है, 100% एक तरह से गिरा है। इससे जो सेविंग्स है वो ख़त्म हो गई। कैसे सेविंग्स ख़त्म हो जाती हैं थोड़ा मैं ये बता देता हूँ। मान लो $1 बराबर 1 रुपया है। ओके, तो मतलब अगर तुम्हारे पास 1,000 रुपये हैं, तुम्हारे पास कितने डॉलर हो जाएंगे? $1,000 हो गए कि नहीं ऑटोमेटिकली? अब मान लो हमारी करेंसी गिर जाती है, $1 इक्वल्स टू मान लो इस समय 100 रुपये हो गए हैं, मान लेते हैं अंदाजे के लिए। तो अब आपके पास डॉलर में कितना बचा है? भाई आपके पास 1,000 रुपये थे मान लो पहले से ही, मिडिल क्लास आदमी हो तो तुम्हारी वैल्यू पहले $1,000 के बराबर हुआ करती थी। अब 1,000 रुपये का $1, 100 रुपये का $1 है, तो तुम्हारे पास पैसे की कीमत केवल दस डॉलर रह गई है। सेम इस केस में हुआ है, किसी के पास 14 लाख रियाल्स थे, ठीक है, 1 साल पहले 8 लाख का एक रियाल था, तो उसके पास $2 थे, समझ रहे हो कि नहीं? अब वो $1 आधी उसकी संपत्ति रह गई। इस तरह से पैसे की वैल्यू ख़त्म हो गई वहाँ पे। तो मिडिल क्लास बहुत बुरी तरह से इसमें सफ़र किया, इन्फ्लेशन हुआ, प्लस इन्होंने गवर्नमेंट रिफॉर्म्स करने की कोशिश की। तो इन्होंने क्या किया कि सब्सिडीज़ ही ख़त्म कर दी इसेंशियल इम्पोर्ट्स पे, जैसे खाना पानी कपड़ा ये मंगा रहे थे तो उस पर सब्सिडी ही ख़त्म कर दी। तो ये सब चीज़ें और महंगी हो गई, महंगाई बढ़ी। जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र ये देते थे सब लोगों को $7 पर महीने का, उसको भी इन्होंने कम कर दिया, है ना? तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। प्लस ट्रंप ने भी बोल दिया कि भाई हम लॉक्ड एंड लोडेड हैं। तो चूँकि एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे ट्रंप का सपोर्ट मिल गया तो लोगों को और वो मिला कि हाँ अब तो ट्रंप मतलब यूएसए भी हमारे साथ है, क्यों ना इसको जो ऑप्रेसिव रिजीम है इसको उखाड़ के फेंका जाए। माशा आमिनी को मार दिया था 2022-23 में, आप सभी को याद होगा, है ना? हिजाब नहीं पहना था तो इनको जेल में ले गए, बहुत मारा, उससे डेथ हो गई। बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे उस टाइम पे, है ना? तो जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था 1979 में, तो इन्होंने जब से मतलब ये लिमिटेड कंसेशंस देते हैं प्रोटेस्टर्स को कि हाँ प्रोटेस्ट होते आए हैं, ये कहते हैं हाँ ठीक है हम कुछ रिफॉर्म्स करेंगे, लेकिन फिर वो रिफॉर्म्स करते नहीं हैं और ज़्यादा पकड़ बना लेते हैं उस पर, वॉयलेंट क्रैकडाउंस कर देते हैं, जान से मारने की धमकी देंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। ओके, अरब स्प्रिंग्स जैसे हुए थे ट्यूनीशिया में, ऐसे ही वो हुए थे। ट्यूनीशिया एक अफ्रीका में कंट्री है, उसको अरब स्प्रिंग्स के नाम से जानते हैं। तो वहाँ से भी इसने अपने आप को अलग कर लिया था। मतलब ये एक तरह से फ्रीडम्स को ख़त्म करके एक इस्लामिक स्टेट इस्टेब्लिश करना चाहते थे। अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 80% ऑफ ईरान्स पॉपुलेशन हैज़ लेफ्ट इस्लाम। तो उन्हें रिलीजन से बेसिकली वैसे मतलब नहीं है, अभी बहुत पहले से ही इन्होंने इस्लाम को छोड़ रखा है, मानते नहीं हैं।
तो अब उस समय पे प्रोटेस्ट इन्होंने क्यों नहीं किए? क्योंकि फेथ एक ऐसी चीज़ है, कोई प्रैक्टिस करे ना करे, कोई घर में देखने नहीं आ रहा है, बट यस, जब इकोनॉमी गिरने लगती है, लोगों की सेविंग्स खत्म होने लगती हैं, चीज़ें महंगी हो रही हैं, समझ रहे हो आप, 14 लाख रियाल का 1 किलो सेब खरीद रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो लोगों को प्रोटेस्ट करना बनता है, इकोनॉमी इज़ एवरीथिंग इन एट द एंड। तो इसीलिए ये सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। अभी तो खैर इन्होंने अपने लोगों पे बोल दिया कि दिस इज़ अ वॉर अगेंस्ट गॉड, तो अपने प्रोटेस्टर्स पे ही गोली चला रहे हैं। आगे देखते हैं क्या होता है, जैसे जैसे अपडेट आती जाएगी मैं बताता जाऊँगा, है ना। वॉर अगेंस्ट अल्लाह और ये सब इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है। इन्होंने ये भी डिक्लेयर कर दिया है कि जितने लोग ये डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं उनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है, और ये सब आतंकवादी हैं, गोली मारो इनको। ओके, तो अपने ही लोगों को अगर कोई गवर्नमेंट कहने लगे कि आप टेररिस्ट हैं, तो रिवॉल्यूशन का आना तय है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वी स्टैंड फॉर मल्टीलेटरलिज्म। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने बोला है कि जो यूएस ने एग्जिट किया है 66 ऑर्गेनाइजेशंस को, मैंने कल बताया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसमें, UNFCCC है, इन सब से भी ऑर्गेनाइजेशन से किया है। तो उन्होंने बोला है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप बाहर चले जाइए, हम मल्टीलेटरलिज्म में ही बिलीव करते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें, अमेरिका इज़ वॉकिंग फ्रॉम द सिस्टम इट क्रिएटेड। तो ये भी यही कह रहे हैं कि 1945 में जब यूनाइटेड नेशंस क्रिएट किया गया था, तो यूएसए का ही क्रिटिकल रोल था। 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो IMF एंड वर्ल्ड बैंक क्रिएट किए गए थे। तो ये भी वर्ल्ड में रिफॉर्म लाने के लिए हुआ था। तो इनसे भी यूएसए दूर जा रहा है। तो ऐसा नहीं पहली बार ही ये दूर गए हैं। 1971 में भी इन्होंने डॉलर को पैक कर दिया था गोल्ड से, कि बोले जितनी सोने की कीमतें होंगी गोल्ड की भी, मतलब गोल्ड की कीमतें होंगी उससे डॉलर की कीमतें डिसाइड होंगी। तो इट वाज आल्सो हाईली रॉन्ग, लेकिन इन्होंने किया था। तो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस को तो ये तब से नहीं मान रहे हैं, पावर के बेसिस पे ये करते हैं। सोवियत यूनियन ने कोल्ड वॉर के टाइम पे उन्होंने ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस को नहीं माना था। ओके, उसके बाद भी कई सारे प्रिंसिपल्स को ये एडहर नहीं करते हैं। यूनेस्को से कई बार ये यूएसए वाले अपने आप को हटा चुके हैं और कई बार ज्वाइन भी कर चुके हैं। यूनेस्को क्या करता है, कल्चरल हेरिटेज साइट्स को मेंटेन करता है। इसका ये मतलब होता है किसी भी कंट्री में अगर कोई कल्चरल हेरिटेज साइट है, तो वहाँ पर कोई भी कंट्री अटैक नहीं करेगी उस साइट पे। अब यूएसए ने पुल आउट कर लिया, तो वो कहीं पर भी अटैक कर सकते हैं, बोलेंगे हम मानते ही नहीं तुम्हारे इस कल्चरल हेरिटेज साइट के कन्वेंशन को। अगर यूएस सिग्नेटरी रहता है तो इनको मानना पड़ेगा। ओके, तो इसीलिए ये पुल आउट कर लेते हैं। तो बस वही है कि अमेरिका, जो सिस्टम्स अमेरिका के खुद के क्रिएट किए हुए हैं, वो उन्हीं से दूर भाग रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूक्रेन की। देखो ये पीस प्लान्स हैं। देखो 28 पॉइंट पीस प्लान की अगर कोई बात करे कि ये किस कंट्री के बीच में रिलेटेड है, 28 पॉइंट का, तो ये यूक्रेन रशिया वॉर से रिलेटेड है। ये ट्रंप के ही प्लान है दोनों। ओके, अगर कोई 20 पॉइंट पीस प्लान की बात करता है तो ये गाज़ा और इसराइल से रिलेटेड है। जस्ट रिमेंबर दिस, 20 पॉइंट पीस प्लान, 28 पॉइंट पीस प्लान। और ये ऑर्शनिक मिसाइल्स क्या है, ऑर्शनिक मिसाइल रशिया की हैं, याद रखना, रशिया ने यूक्रेन को मारा है। ये रामल्ला एक सिटी है, ये वेस्ट बैंक में पड़ती है, पैलेस्टाइन है। जैसे अगर हम ड्रॉ करें इसराइल को, ओके, तो इस तरह से मान लो, तो ये गाजा है, ये वेस्ट बैंक है, तो यहाँ पर कहीं रामल्ला पड़ता है। ओके, ये इतना पोर्शन इसराइल का है। ओके, तो यहाँ पर कहीं रामल्ला है, तो ये सिटी का नाम याद रखना, इसको वेस्ट बैंक बोलते हैं। आप बोलोगे तो इसराइल के ईस्ट में पड़ता है, तो ये जॉर्डन रिवर है उसके वेस्ट में पड़ता है। ऑलराइट, इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट मैं बता दूं आपको, पैटागोनिया एक डेजर्ट है, अर्जेंटीना में पड़ता है। वहाँ पर कितनी भयंकर आग लगी हुई है, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में इस समय समर चल रही है, तो आप इसको एज एन एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं फॉरेस्ट फायर्स के केसेस में। प्लस ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बोल दिया, जैसे बोला ना मोदी ने कॉल नहीं किया ट्रंप को तो उन्होंने ट्रेड डील नहीं की, फलां ढिमका, ये सारी बातें हैं। तो उन्होंने बोला है कि ऐसा कोई वो नहीं है कि PM मोदी डिडंट कॉल ट्रंप टू सील द ट्रेड डील्स। तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। मतलब मैं सीधी सीधी बात है कि वो झूठ बोल रहे हैं ट्रंप। तो हमें अपनी ही, चूँकि हम अपने देश में रहते हैं, हमें अपने ही लोगों की बात पर भरोसा करना चाहिए। वाई विल वी बिलीव समबडी एल्स? यूएसए को क्यों हम उसको मानेंगे? जब कोई आदमी है, ट्रंप है, मिस्टर ट्रंप हैं, सुबह से लेकर शाम तक 50 बार झूठ बोलते हैं, फिर भी आदमी अगर उनका ट्रस्ट किसी भी बात को लेकर कर रहा है, देन ही इज़ अ फूल। ओके, ही इज़ लूजिंग हिज क्रेडिबिलिटी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, मैंने बताया था आपको सोमाली लैंड के बारे में। इसराइल ने इसको ये रिकॉग्नाइज़ कर लिया, इसकी कैपिटल हरगेसा है।
सोमालिया की मैंने कैपिटल बताई थी मोगादिशु। ये पुंटलैंड भी इनसे अलग होना चाहते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सोमालीलैंड डिक्लेयर हुआ है। ये क्यों उसने बोला है? यहाँ से पास में इसको जगह मिल जाएगी। अगर इसराइल ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया है तो जाहिर सी बात है यूएसए भी इसके साथ होगा, प्लस नाटो भी इसके साथ होगा। क्लियर है कि नहीं? ये सारी कंट्री जब इसके साथ में होंगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इसराइल को एक्सेस मिल जाएगा टेरिटरी का। तो इस बेस का यूज़ करके यहाँ पे कहीं ईरान पड़ता है तो ईरान पे अटैक कर सकते हैं इजीली। तो स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़रूरी है इस रीजन में इसराइल की प्रेजेंस का होना, क्योंकि इसराइल इतनी दूर से आता है। अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे कहीं इसराइल पड़ता है, यहाँ पे कहीं ईरान पड़ता है। ओके, जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मोगादिशु है, ये सोमालीलैंड है। तो यहाँ से रादर इजी पड़ेगा रादर देन यहाँ से इतनी कंट्रीज़ को क्रॉस करके अटैक करना ईरान पे। ओके, ये ईरान है तो उसके लिए यहाँ पे ये किया गया है। इसको मोगादिशु को मैंने बताया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसराइल, यूएसए, यूएई ये सारे सपोर्ट करेंगे इसको। चाइना ने कंडेम किया है कि ये सेपरेटिज्म कर रहे हैं, क्योंकि चाइना के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हैं इस रीजन में। कि एक तरह से एक तो कम्युनिज्म का है, प्लस उनके इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और यूएसए की प्रेजेंस बढ़ जाएगी तो चाइना को काउंटर करने में यूएसए को भी हेल्प रहेगी। तो इसके लिए किया है इन्होंने। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इथोपिया की कैपिटल है एडिस अबाबा। इसके हेडक्वार्टर यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन के हेडक्वार्टर्स भी अद्दीस अबाबा में हैं। तो यहाँ पे भी सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ होने लगी हैं। तो यहाँ पे अम्हारा ये सिटी है इथोपिया की। तो ये पूछी जा सकती है किसी भी में, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस अगर आते हैं तो अम्हारा पे आप याद रखिएगा। और अद्दीस अबाबा इथोपिया की कैपिटल है, अफ्रीकन यूनियन के इसमें हेडक्वार्टर्स हैं, ये पता होने चाहिए। प्लस ये ममदानी, ये मैं फिर से बता देता हूँ कि ये न्यूयॉर्क के मेयर चुने गए हैं। तो जैसे ही ये मेयर चुन के आते हैं तो ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री जो कि इंडिया है उसके इंटरनल अफेयर्स में मेडल करना स्टार्ट कर देते हैं। उमर खालिद के लिए चिट्ठी लिख देते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इनको क्रिटिसाइज़ किया है कि आप अपना न्यूयॉर्क संभालिए। हमारे देश में जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पर ये केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सारे पक्ष को सुनने के बाद ही फैसला दिया है और इनकी बेल को नकारा है। आपका इसमें बोलना बनता नहीं है। ओके, तो मेन ये इश्यू है इसका। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, डी डॉलराइजेशन का इशू है। मैंने बताया था जब रशिया यूक्रेन को वॉर हुआ था उसके बाद जो रशिया के 700 आई थिंक 570 बिलियन डॉलर्स का जो फॉरेन रिजर्व्स था उसको सीज कर दिया गया था और उसको पुश कर दिया गया था जो स्विफ्ट मैकेनिज्म है पेमेंट का, मैसेजिंग अकाउंट है बेसिकली एक तरह का ये, तो उससे बाहर कर दिया गया। तो एक तरह से बहुत खतरा बन गया था कि डॉलर एज अ करेंसी अगर अब किसी कंट्री के पास है तो यूएसए और यूरोपियन यूनियन, नाटो, ये सारी कंट्रीज मिलकर उसको वेपनाइज कर सकती हैं। ओके, इंडिया का जैसे फॉरेन रिजर्व है 700 बिलियन डॉलर्स, उसमें मान लो 600 बिलियन जो डॉलर हैं वो डॉलर में हैं, बाकी की अदर करेंसीज में है। कल को यूएसए कहे कि हम तुम्हारे ये डॉलर्स को फ्रीज कर रहे हैं तो इंडिया के तो 600 बिलियन डॉलर जो पड़े थे वो ख़राब हो जाएंगे ना। तो इसीलिए कंट्री डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ी थी। चाइना येन और रेनमेन, चाइना युआन और रेनमेंबी में ट्रेड करने लगा। इंडिया और येन जापान की करेंसी में अलग से लिख रखा है। रशिया का रूबल है और उसमें भी अपन लोग ट्रेड करने लगे रुपी रूबल में, है ना। रुपी और दिनार में ट्रेड होने लगे यूएई के साथ। ओके, तो इसको एक तरह से डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहा था। तो ट्रंप अपने डॉलर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ऑयल के लिए मैंने बताया था पेट्रो डॉलर, अगर ऐसा हो जाता है तो डॉलर की कीमतें नहीं गिरेंगी। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि एक फियर जनरेट हो गया था यूएसए में कि कंट्री डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रही है। फिर ब्रिक्स ने भी बोल दिया था कि हम अपनी एक करेंसी लेके आएंगे, तो इंडिया ने मना किया था कि हम ऐसी करेंसी नहीं आने देंगे, अभी इसके कोई सपोर्ट में नहीं है हम। ओके, तो इस तरह की सारी चीज़ें थी। तो उसके एम्प्रीहेंशन में जो डॉलर है उसको, अगर ऑयल का सप्लाई अगर यूएसए को मिल जाती है, अगर ये ग्लोबल मार्केट में एक प्लेयर बन के उभरते हैं, ऑयल को सप्लाई करते हैं, तो डी डॉलराइजेशन का जो फियर है वो कम हो जाएगा। डॉलर उतना ही स्ट्रॉन्ग बना रहेगा, उसकी वैल्यू गिरेगी नहीं। ये आगे डिपेंड करेगा यूएसए की किस तरह की पॉलिसीज रहने वाली हैं। तो डी डॉलराइजेशन मैंने बता दिया कि ग्लोबल मार्केट में डॉलर की वैल्यू का कम होना, उसका यूज़ कम हो जाना, उसको डी डॉलराइजेशन बोलते हैं। थैंक यू। और ये भी थोड़ी सी न्यूज़ है, इजराइल ने 13 लोगों को मार दिया गाजा में। फिर से ट्रंप अनाउंस करने वाले हैं पीस प्लान। इसके लिए 20 पॉइंट मैं बता चुका हूँ अभी। पीस प्लान ये पहले ही दे चुके हैं। जैसे ये पीस प्लान साइन हुआ था तो गाजा वालों ने बोल दिया था कि भाई हम जीत गए, और जबकि ऐसा हुआ नहीं। अब जीत गए थे तो फिर क्यों ये लोग मर रहे हैं? क्लियर है कि नहीं?
तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ थैंक यू। आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में।